हेलो माय स्टोरी लवर्स। दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो है एक साधारण से मछुआरे की कहानी। तो एक मछुआरा लड़का जो अपनी ज़िंदगी में कुछ परेशानियों से घिरा होता है, वो किस तरह से अपनी परेशानियों से निकलता है और किस तरह से उसमें जलपरी उसकी मदद करती है, चलिए सुनते हैं। राज एक साधारण सा मछुआरा जो अपनी पत्नी सुनीता और बेटे चिंटू के साथ गाँव में जीवन बिता रहा था। यह गांव समुद्र के किनारे बसा था, जहां ज़्यादातर लोग मछलियां पकड़कर अपना जीवन यापन किया करते थे। राज हर दिन सुबह अपनी टूटी फूटी नाव लेकर निकलता, पर किस्मत जैसे उस पर कभी मेहरबान ही नहीं होती थी। कभी मछलियां कम मिलती तो कभी तेज धार में बह जाती, और कभी वो ज़्यादा मछलियां अगर पकड़ भी पाता था तो मछलियां कैसे न कैसे उसके हाथ से छूट ही जाती थी। एक दिन चिंटू को तेज बुखार आ गया। बुखार में चिंटू तप रहा था, लेकिन राज के पास पैसे नहीं थे कि वो उसके लिए दवाइयाँ ला सके। अब राज को और सुनीता को दोनों को ये बहुत चिंता होने लगी कि किस तरह वो अपने बेटे को बचाए। राज का एकमात्र सहारा था उसका जिगरी दोस्त अमन। अमन राज की हालत जानता था और अक्सर अपने हिस्से की मछलियाँ उसे दे दिया करता था। अमन कहता, राज, दोस्ती का मतलब ही है सुख दुख में साथ देना। राज जानता था कि अमन के बिना वो एक दिन भी नहीं चल सकेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में यह बात खटकती थी कि वह अपनी मेहनत से घर नहीं चला पा रहा है। एक दिन राज ने ठान लिया कि वह अब अपनी मेहनत से मछलियां पकड़ेगा, और उसने अपनी नाव को ठीक कराया, जाल साफ किया, पूरी तैयारी के साथ नदी में उतरा। उस दिन उसने काफ़ी मछलियां पकड़ ली थी। तभी दूर से एक मगरमच्छ दिखाई दिया। डर के मारे वो नाव तेज चलाने लगा। तेजी से मोड़कर वो जोर जोर से नाव को चलाने लगा, और उसी हड़बड़ाहट में मछलियां फिर से सारी पानी में गिर गईं और बहकर पानी में यानी कि समंदर में चली गईं। नदी किनारे बैठा अब राज फूट फूट कर रो रहा था। शाम को अमन वहां पहुंचा। वो उसे मछलियां देने लगा, लेकिन इस बार राज ने मछलियां लेने से मना कर दिया। अमन ने देखा कि राज बेहद उदास था। उसने कहा, राज, यहाँ मत रुक, आज पूर्णिमा है। मैंने सुना है इस रात जलपरी आती है, और जो भी इस रात में यहाँ रुकता है वह गायब हो जाता है, इसलिए यहाँ मत रुक, चल मेरे साथ चल। राज बोला, तू चल चल भाई, मैं अभी आता हूँ। वैसे भी ज़िंदगी में बचा ही क्या है जो जलपरी मुझसे ले लेगी। अमन चला गया और राज वहीं रह गया, चिंतित और निराश। चांदनी रात में नदी की सतह पर एक सुनहरी रोशनी उभरी। उसमें से निकली एक अत्यंत सुंदर जलपरी। उसकी आंखें गहरी समंदर जैसी थीं, बाल जैसे चांदी से चमक रहे हों। राज उसकी सुंदरता से सम्मोहित हो गया। राज ने कहा, इतनी सुंदर लड़की तो मैंने कभी देखी ही नहीं। जलपरी ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तू भी एक आदमी है, चल मेरे साथ। और फिर जलपरी राज को लेकर समंदर में समा गई। अगली सुबह अमन राज के घर गया, जहां सुनीता चिंटू को गोद में लेकर बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भैया, राज रात से नहीं लौटे हैं। वह बोली, पता लगाइए ना वो कहाँ है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। एक तो मेरा बच्चा बीमार है और मेरा पति गायब हो गया है। अमन दौड़ते हुए सरपंच के पास गया। सरपंच ने कहा, मैं पहले ही कह चुका था ना कि पूर्णिमा की रात समंदर के किनारे कोई नहीं रुकेगा। कई लोग वहाँ से गायब हो चुके हैं। आखिर राज वहाँ रुका ही क्यों? क्यों तुमने उसे समझाया नहीं था? आखिर वो क्यों रुका? उसी समय गांव में एक प्रेम नाम का युवक आया था, जो शहर से पढ़ाई करके लौटा था। वो बोला, क्या बकवास है ये, जलपरी और गायब होना, ये सब तो गांव वालों की दकियानुसी बातें हैं। मैं खुद जाऊंगा और देखूंगा कि क्या कोई जलपरी सच में होती है। अमन प्रेम को समझाता है, लेकिन प्रेम कहता है, मैं इस गांव के अंधविश्वास को खत्म करना चाहता हूँ, इसलिए मैं खुद समंदर के किनारे जाऊंगा और देखे मुझे जलपरी कहाँ लेकर के जाती है। मैं भी तो आकर जानूं कि ये जलपरी सच में होती भी है कि लोगों ने ऐसे ही हवा बना रखा है। अगली पूर्णिमा की रात प्रेम अकेले ही समंदर किनारे चला गया। वहां पर बैठकर वो चिल्लाने लगा, आ जलपरी आ, मैं डरता नहीं हूँ तुझसे, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ, आ जलपरी आ। थोड़ी ही देर में फिर वही सुनहरी रोशनी निकली और जलपरी प्रकट हुई। प्रेम उसकी सुंदरता को देखकर तो स्तब्ध रह गया। इतनी सुंदर लड़की। जलपरी बोली, तू भी एक आदमी ही है, चल मेरे साथ। और फिर से जलपरी प्रेम को भी लेकर गायब हो गई। अमन छुपकर ये सब देख रहा था।
कि प्रेम आखिर क्या कर रहा है और जलपरी उसके साथ क्या करेगी। और जब उसने देखा कि प्रेम को जलपरी लेकर समंदर में समा गई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसे कुछ भी समझ में नहीं आया, आखिर ऐसा कैसे हो गया। इसका मतलब जितने लोग गायब हुए हैं सच में जलपरी ही लेकर गायब हुई है, हर बार जलपरी ही होती है इसके पीछे। अब वो वहाँ से जाकर अपनी पत्नी रचना को सब कुछ बताता है। रचना उसे उपाय देती है। रचना कहती है तुम बाबा जी के पास जाओ, जंगल में एक साधु बाबा तपस्या कर रहे हैं, उन्हें इस जलपरी के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी है, वो सब जानते हैं। अमन कहता है हाँ, मैं अपने दोस्त राज और प्रेम और न जाने कितने आदमी जो गायब हुए हैं इस गांव के, उन सबको इस तरह से गायब होते नहीं देख सकता। और अब मैं इस रहस्य के पीछे पता लगाऊंगा आखिर ये सच्चाई क्या है। दूसरे ही दिन अमन उस जंगल की ओर चल देता है और उन्हें बाबा से मिलता है। बाबा से सब कुछ वो बताता है। तब बाबा गंभीर स्वर में बोले, प्रेम ने गांव की आस्था को ललकारा है, इसलिए उसका फल मिला है। इससे पहले भी गांव में कुछ लोग हुए हैं जिन्होंने इस गांव की आस्था को ललकारा था और उन्हें भी इसका फल मिला है। अब अमन ने कहा आखिर बाबा इस जलपरी से बचने का और गांव वालों को बचाने का कोई उपाय तो होगा। बाबा कहते हैं हाँ, मैं तुम्हें एक मंत्र से युक्त मिट्टी देता हूँ जिससे तुम उस राक्षस को मार पाओगे, जिससे तुम्हारी रक्षा होगी। अमन बाबा से पूछता है बाबा इस कहानी में तो जलपरी है और हम हैं, राक्षस कहाँ से आ गया। यहाँ तो राक्षस का कोई नामो निशान नहीं है, यहाँ तो जलपरी की बात हो रही है, आप राक्षस को मारने के लिए मिट्टी दे रहे हैं। बाबा कहते हैं बेटा जब तुम आगे की यात्रा पूरी करोगे तब तुम्हें समझ में आएगा, और जाओ यात्रा शुरू करो। पूर्णिमा की रात नाव लेकर समंदर में जाना और दूर तक नाव लेकर चले जाना, उसके बाद नाव को लहरों के सहारे छोड़ देना, तुम अपने आप अपने स्थान पर पहुंच जाओगे। अमन ने रचना से विदा ली। रचना बहुत परेशान होती है कि आखिर मैं तुम्हें अकेले ऐसे कैसे जाने दूं, लेकिन अमन उसे समझाता है। रचना को अमन की बहुत चिंता हो रही थी। अमन जब उसे समझाता है तब वो समझ जाती है और इस तरह से वो कहता है कि मैं अपने दोस्त और अपने गांव वालों की ज़िंदगी को ज़रूर बचा कर लाऊंगा, तुम परेशान ना हो और तुम घर का और मेरे बच्चों का ध्यान रखना। इतना कहकर वो अमन रचना से विदा लेता है और अमन नाव लेकर समंदर की ओर निकल पड़ता है। वो कुछ दूर तक नाव चलाते हुए और नाव खेते हुए जाता है और उसके बाद वो जैसा कि बाबा ने कहा था कि आगे जाकर के तुम अपनी नाव को छोड़ देना, लेकिन उसी समय हवाएं तेज हो गईं और नाव लहरों में फंस गई और अपने आप पलट गई। अमन समंदर में समा गया और उसके बाद जो होता है दोस्तों, अमन की आंखें खुलती हैं तो वो एक अलग और अजीब दुनिया में होता है। वहाँ पानी के भीतर बाग बगीचे खेत सुंदर सा राजमहल था। वहाँ भी लोग खेती कर रहे थे। उनमें राज प्रेम और गांव के जितने लोग गायब हुए थे वो सभी थे। राज अमन को देखकर दौड़ता हुआ आया। अरे तू यहाँ कैसे? जलपरी के सैनिक आए। जैसे ही वे सब इकट्ठा होकर आपस में बात करने लगे वैसे ही जलपरी के सैनिक आ गए और बोले तुम्हें रानी जी ने बुलाया है, और अमन को लेकर चले गए। अमन ने जलपरी से कहा मैं अपने दोस्त राज प्रेम और गांव के सभी लोगों को लेने आया हूँ। आखिर तुमने इन्हें क्यों कैद करके रखा है? आखिर तुम्हारी इनसे दुश्मनी क्या है? इनके भी बच्चे हैं, माँ बाप हैं, बीवी हैं, सब इनके लिए परेशान हैं। तुमने इन्हें क्यों कैद करके रखा है? तब जलपरी ने बताया मैंने इन सबको इसलिए कैद करके रखा है क्योंकि मुझे इंसानों से नफरत है। मेरी माँ एक सुंदर जलपरी थी। एक बार वो समंदर के किनारे टहल रही थी और एक इंसान आया। वो उनकी सुंदरता को देखकर मुग्ध हो गया। मेरी माँ ने बताया कि अगर कोई इंसान किसी जलपरी को छूता है तो वह पत्थर की बन जाती है, इसलिए वो उन्हें ना छुए। लेकिन वो इंसान नहीं माना और उसने उन्हें छुआ, जबकि चिताया गया था कि छूने पर वो पत्थर की बन जाएंगी। अब वह मूर्ति बन गई है, इसलिए मैं हर इंसान से नफरत करती हूँ। अमन बोला अगर मैं तुम्हारी माँ को फिर से जीवित कर दूँ तो क्या तुम इन सबको छोड़ दोगी? जलपरी ने एक पल सोचा और फिर कहा हाँ, लेकिन वो जड़ी बूटी जिससे मेरी माँ ठीक हो सकती है वो एक राक्षस के पास है। राक्षस अपनी गुफा में जड़ी बूटी को रखता है और जलपरी की कई बार मांगने पर भी उसने नहीं दिया है। उन दोनों के बीच लड़ाई होती है
और वो दोनों वापस आ जाते हैं। जलपरी बताती है कि मेरे और राक्षस के बीच लड़ाई हुई और मैं वापस आ गई हार कर, लेकिन उसने मुझे वो जड़ी बूटी नहीं दी है। अमन ने कहा, ठीक है, अगर मैं तुम्हारी माँ के लिए जड़ी बूटी ले आऊँ तो क्या तुम इन सभी इंसानों को छोड़ दोगी? जलपरी कहती है, हाँ ठीक है। अमन उस गुफा में पहुंचा जहां राक्षस पहरा दे रहा था। उसने कहा, तू क्या समझता है, मैं जड़ी बूटी तुझे दे दूंगा? अमन ने छुपके से बाबा की दी हुई मिट्टी राक्षस पर फेंक दी। राक्षस चीखा और कांपा, फिर जलकर राख हो गया। अमन ने जड़ी बूटी उठाई और महल की ओर लौट गया। अमन ने जलपरी को जड़ी बूटी दी और जलपरी ने अपनी माँ की मूर्ति पर उसे लगाया। चमत्कार हुआ, मूर्ति जीवित हो गई। जलपरी की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, मैंने इंसानों से नफरत करके गलती की, मैं अब सबको मुक्त करती हूँ। इस धरती पर जैसे कुछ इंसान बुरे हैं, कुछ अच्छे भी हैं। अमन बिल्कुल तुम्हारे जैसे, तुम सब जा सकते हो। राज, प्रेम, अमन और गांव के सभी लोग लौट आए। गांव वालों ने उनका स्वागत किया। रचना दौड़कर अमन से लिपट गई। राज बोला, तूने मेरी जिंदगी बचा ली दोस्त। प्रेम भी बदल चुका था। उसने कहा, अब मैं गांव की परंपराओं का सम्मान करूंगा। राज ने भी अब एक नया काम पकड़ लिया जिससे वो ठीक ठाक अपनी रोजी रोटी कमा पाता था। गांव में अब पूर्णिमा की रात को लोग घर में ही रहते थे, लेकिन जलपरी फिर कभी नहीं आई। जलपरी और उसकी माँ दोनों ही समंदर के भीतर शांत जीवन बिता रहे थे। राज का बेटा भी स्वस्थ हो गया। प्रेम गांव में बच्चों को पढ़ाने लगा और अमन भी गांव में एक सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। समंदर की पुकार अब खामोश हो गई थी क्योंकि उससे उत्तर मिल चुका था। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक कर दिया करिए, क्योंकि हमें ऐसे पता नहीं चल पाता है, इस पे कमेंट्स तो ऑफ हैं। तो आप एक लाइक करके हमें बता सकते हैं कि आपको कहानी अच्छी लगी। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। थैंक यू।